एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम इस बुक का जो अंतिम चैप्टर है या किसी किसी जो लेटेस्ट बुक है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वाले फर्स्ट चैप्टर में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन, ठीक है ना, राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करेंगे। आपने काफी फिलॉसफी के बारे में सुना होगा, फिलोसफर वर्ड काफी सुनते होंगे आप, कभी कहते भी होंगे यार इस इंसान की फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही, ये कैसे सोचता है। फिलॉसफी मतलब उसका सोचना, तो किस तरह की फिलॉसफी है। और आज हम आपको फिलॉसफर ही नहीं, एक पॉलिटिकल फिलॉसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने का एक नजरिया पैदा करेंगे। या कहिए आपके देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनकी फिलॉसफी क्या थी, वो भी आप समझने वाले हो। जब इस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो एक बात का आपने याद रखना है कि हम प्री इंडिपेंडेंस ईरा में जा रहे हैं। आप अपने आप को देश, आजाद देश से पहले वाले, ठीक है ना, जब भारत के ऊपर शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था, हम आपको इस चैप्टर के साथ में हमको उस काल में लेके जाएंगे। आपको उस कालखंड में ले जाएंगे व्हेन द इंडिया वाज गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। तो जब ब्रिटिशर्स के शासन के अंदर जो भारत देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स उस टाइम थे, जिन्होंने दे फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उनका क्या सोचना था उसके बारे में बात करेंगे। वही फिलॉसफी है, ठीक है ना। सिंपल शब्दों में यही सोचना है कि जो उनकी सोच थी कि भारत का जो, वो भारत को किस तरह से देखना चाहते थे, अपने सपनों का भारत, वो सब कुछ उन्होंने वो ताना बाना बनाकर दे हैव इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो वही पढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाने के लिए मुझे शुरुआत यहां से करनी होगी। आप जानते हैं कि 15 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक अत्यंत इंस्पायरेशनल स्पीच दी थी, और वो दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर, भाषण था। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक देख, ये तो आपको पता ही है कि जब देश आजाद हुआ उससे पहले ही हमारे को अपने देश के लिए एक संविधान तैयार करना था, ठीक है ना। तो जो संविधान तैयार करने की जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसको हम संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, जिन्होंने हमारे देश के कानून कायदे के बारे में लिखा, ठीक है ना। उसको संविधान सभा के नाम से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो वो जो संविधान सभा का पास में जो पहला भाषण था, that was given on 15th December 1946, और it was very inspirational speech। किसके? It was delivered by the पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक भाषण दिया था, और उस भाषण में एक संविधान की आत्मा झलकती थी। वो संविधान किस तरह का देश के लिए संविधान चाहते थे, वो उस भाषण के अंदर था, और उसको उद्देश्य प्रस्ताव के लिए स्वीकार कर लिया गया। ये बात है 22 जनवरी 1947 को, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। ये भारतीय संविधान के अंतरात्मा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन एलिमेंट्स क्या है? न्याय, जस्टिस, सबके साथ हम इसका काफी विश्लेषण में बात करने वाले, डिटेल में बात करेंगे। न्याय, समता, समानता, अधिकार और बंधुत्व के बारे में, या फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में संविधान की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये सारे शब्द उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव थे उसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। क्या क्या?
न्याय के बारे में, समता के बारे में, अधिकार और बंधुत्व, साथ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के अंदर सामाजिक, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिक्स, किस तरह का न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस देखते हैं। और ये जो सारी बातें हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को आप कह सकते हो कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रिएम्बल जो आप बोलते हो, प्रस्तावना जो कहते हो, इसी को हम प्रिएम्बल के नाम से जानते हैं। प्रिएम्बल के बारे में मैं आपको पहले भी बता सकता हूं कि ये एक संविधान की अंतरात्मा है और आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा में चेंजेस नहीं कर सकते। अंतरात्मा का मतलब यही हुआ है कि ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है संविधान के। सबके साथ समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता का व्यवहार, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, कोई शोषण नहीं होगा, गरीब पिछड़े, सब जो बात मैं बार बार आपके साथ करता रहा हूं। तो ये सारी की सारी संविधान निर्माताओं के मन में एक कुंजी के रूप में जगह कर गई थी कि ये बातें तो हमारे संविधान में रहेंगी। ये बात कर रहा हूं मैं उस टाइम जब देश, अपना देश आजाद नहीं हुआ था, तब की बात, राइट। अब हम आज के चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपके लिए हमने एक इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थोड़ा बताया है और अच्छे से समझ जाओगे। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उससे आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको एक दो और बुक्स होंगी जो बच्चों को इंटरेस्ट है, अदरवाइज आपका काम पूरा इसमें मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसको और समझना चाहते हो डिटेल में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ने वाले, अब संविधान के राजनीतिक दर्शन का अर्थ क्या है, पहले तो आप संविधान को समझ लीजिए। सिंपल छोटी सी परिभाषा, आप तो पहले से 9th क्लास में 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सेट ऑफ रिटन रूल्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे कानून जो लिखित रूप में है और वो सारे कानून एक व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंध भी प्रकट करते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जो कानून से संबंधित है और ये दस्तावेज देश के अंदर किस तरह की व्यवस्था होगी, ठीक है, वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा या डिक्टेटर होगा, और देश की जो शासन व्यवस्था और व्यक्ति के बीच में किस तरह के संबंध होने वाले हैं उसके बारे में संविधान परिभाषित करता है किस तरह का है, राइट। अब हम बात करते हैं, क्या सिर्फ इतना ही है क्या, इसका आप संविधान का हम जान लेते हैं, संविधान का दार्शनिक पहलू भी जानने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को जाना, अब हमने तो फिलॉसफी की भी बात कर रहे हैं ना, संविधान के बारे में हमको राजनीतिक दर्शन के बारे में भी बात करनी है ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करनी है। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, देखो राजनीतिक दर्शन संविधान का क्या है कि लोगों का सोचना, उस टाइम में अपने देश के जो नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम स्ट्रगलर्स कह सकते हो, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, वो देश को कैसा चाहते थे, वो दर्शन है, ठीक है ना, फिलॉसफी है वो, मतलब उनका विचार, उसका सपना कैसा था कि हमारा देश कैसा होगा, देश के नियम कायदे कानून कैसे होंगे, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है ना। लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, इसको लेकर संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे, नए भारत और संविधान के बारे में उनके क्या सपने थे, समझ गए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक संविधान का फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहो तो उसके उस टाइम में जो नेता थे या संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, उनका वो किस तरह का भारत देखना चाहते थे, वही पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी की बात हम करने वाले हैं। तो नए भारत के संविधान के बारे में, संविधान का दर्शन एक ऐसे सपने से जुड़ा था जिसको संक्षेप में हम सर्वजन हिताय और व्यक्ति की गरिमा कह सकते हैं।
यकीन नहीं कि हम इस तरह का संविधान आप फ्रेम करना चाहते थे कि जिसमें फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ द, आपके चाहे गरीब हो अमीर हो, उस बात से कोई, सबके लिए समानता की बात करेंगे, ठीक है ना, सबकी स्वतंत्रता की बात करेंगे, लोकतांत्रिक प्रणाली आप अपने देश में एस्टेब्लिश करने वाले हो, न्याय व्यवस्था होगी, किस तरह की न्याय व्यवस्था होती है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें किस तरह का वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वही दार्शनिक विचार है, वही पॉलिटिकल फिलॉसफी है। उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स क्या सोचते थे, भारत कैसा होना चाहिए, वही पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो भारत कैसा होना चाहिए, वो क्या सोचते थे, वो मैं मेरे थ्रू आप जानेंगे उनका क्या सोचना था, ठीक है ना। वो सोचते थे कि आपका जो देश है वो लोकतांत्रिक गणराज्य हो, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीन्स यह हो गया कि आपके देश के अंदर इन इंडिया अगर देश के जो सर्वोच्च पद पे भी कोई अगर बैठना चाहता है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है, देश के अंदर वो कोई वंशानुगत पद नहीं है कि ठीक है मेरे बाद में मेरा बेटा बन जाएगा देश का राष्ट्रपति। जैसे आप जहां पर किंगडम होती है, जिस तरह की सरकारें वहां पर काम करती है, वैसा नहीं है हमारे देश। आवर कंट्री इज अ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब प्रजातंत्र के अंदर द पीपल विल इलेक्ट द members of your parliament and the legislative of the state legislative assembly, and thereby they elect, indirectly they elect the president of India। यानी कि आप जो है the people of India are indirectly elected the president of India। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से कि आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना, विधानसभा के सदस्य को चुना, और वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, और राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब आप समझ गए कि डेमोक्रेटिकली रिपब्लिक जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके लिए भी चुनाव होगा। बाकी की तो आप बात छोड़ दीजिए, सभी में तो कंपटीशन है ही। तो शासन और समाज में लोकतंत्र होने वाला है, ठीक है ना। दूसरी करते हैं स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड द सॉवरेनिटी। प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत को पॉलिसी मेकिंग के मामले में, पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर देश के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो भारत को कोई दूसरा कंट्री इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है ना। इट इज अ इंडिपेंडेंट एंड द सॉवरेन कंट्री, ठीक है ना। जैसे हम भारत आजाद हो गए उसके बाद में वी वर द इंडिपेंडेंट एंड द सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमारे देश के अंदर हमसे, हमारे देश की सरकार से बड़ा कोई नहीं है, हमको कोई दूसरा कंट्री हमको दबाव देके कुछ मनवा नहीं सकता है, ठीक है ना। प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ गए, अपने हम यहाँ के राजा हैं, ये हो गया आपका प्रभुत्व संपन्न। एंड द लोकतांत्रिक प्रोसेस की बात करें, क्रिया प्रक्रियाएं, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र की बात करते हैं, प्रोसेस की, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब ये हो गया कि जो भी देश के अंदर जो भी आपके लोकसभा हो, राज्यसभा हो, गवर्नर्स आपके देश में, चाहे विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर है, वो सब लोकतांत्रिक प्रोसेस से चुनकर उस पद पे बैठे हैं, ठीक है ना। एंड एवरीबॉडी हैज द राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन, ठीक है ना। भारत देश का जो नागरिक है, एक सामान्य नागरिक भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा ले सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में खड़े हो सकते हो, सरपंच के चुनाव में खड़े हो सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कंडीशन लगाई गई है कि भाई वो अमीर होना चाहिए, जैसा कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति में देखा कि वहां पर कुछ रिच पीपल ही पार्टिसिपेट कर पाते थे, ठीक है ना। लोकतांत्रिक प्रोसेस का मतलब आप समझ गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होंगे जो भी कोई होंगे, एंड द इलेक्शन विल बी द इम्पार्शियल, निष्पक्ष चुनाव होंगे। निष्पक्ष का मतलब जो भी चुनाव होंगे दैट विल बी कंडक्टेड अंडर द
गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इनके चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए हमारे यहाँ पर कहते हैं, तो उसकी देख रेख में चुनाव होगा, और दैट विल बी द इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब किस तरह का कोई बायस नहीं होगा, निष्पक्ष रूप से चुनाव होने वाला है। एंड नंबर 3, हम बात कर रहे हैं क्या सपना देखा था, ये सपना देखा था हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रोसेस होगा, स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न होगा, किसी देश के कहने पे हम काम नहीं करेंगे, निष्पक्ष चुनाव होगा, एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके पास कुछ मौलिक अधिकार होंगे जिसकी बात हम कर चुके हैं, चाहे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पॉलिटिकल पार्टी बनाने, संगोष्ठी बनाना, आप प्रोटेस्ट करना, सब अधिकार उसमें फ्रीडम के, राइट टू फ्रीडम में आ जाते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार अब आप समझ गए होंगे। तो ये सारे अधिकार आपके पास है। एंड दी सर्टेन ले डाउन प्रोसीजर फॉर गेटिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसके लिए भारत में अगर किसी को नागरिक बनना है तो या तो वो देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, उसका जन्म यहाँ होना चाहिए। अगर कोई दूसरा देश से भी आके कोई नागरिकता अधिग्रहण करना चाहता है, नागरिकता लेना चाहता है, तो देयर इज अ सर्टेन ले डाउन प्रोसीजर दैट हैज टू बी अडॉप्टेड, ठीक है ना, उसको अपनाना होगा। राइट, यहां तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं न्याय की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? दार्शनिक विचार क्या थे हमारे देश के नेताओं की, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, राइट, बार बार मैं बता रहा हूं। फिर उन्होंने न्याय की बात की, जस्टिस, किस तरह का जस्टिस? सामाजिक न्याय, समाज के प्रत्येक वर्ग को दे विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। समाज में सबको, जो हिस्टोरिकली पिछड़े रह गए उनको भी ऊपर लाने के लिए कुछ दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी। साथ में आर्थिक न्याय, उत्पादन के साधनों के ऊपर सबको, एवरीबॉडी हैज द इक्वल राइट, ठीक है ना, सब अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। चाहे राजनीतिक न्याय की बात करें, देखो आपका मेन मुद्दा हो गया न्याय, जस्टिस। जस्टिस को आप डिवाइड कर सकते हो, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड दी पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो इसमें तीनों का आपने देख लिया। आर्थिक, इकोनॉमिकली एवरीबॉडी विल गेट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, जो भी आपके उत्पादन के साधन है सबको बराबर अधिकार होगा। राजनीतिक न्याय में सब कोई, एवरीबॉडी कैन कंटेस्ट एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, हर इंसान को भारत के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है इक्वली। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की बात, मैं तो पहले भी कर चुका हूं। स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, आपकी पूजा की स्वतंत्रता, आपको जो भी आप प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने की स्वतंत्रता, पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता। देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस, वो पहले हम बात कर चुके हैं, फिर कभी करेंगे। कुछ स्वतंत्रता के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी स्वतंत्रता देना चाहते थे कौन? हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ठीक है ना, और उन्होंने दी भी। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की हो गया, तो न्यायपालिका की जो बात करें तो हम इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे देश में जो जस्टिस सिस्टम इज डिलीवर्ड थ्रू दी योर जुडिशरी, ठीक है ना, आपके देश में न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। और दिस न्यायपालिका, आपकी जो जुडिशरी है, इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके, दबाव में आके काम नहीं करती, और स्वतंत्र है अपने काम में, अपनी विजडम का इस्तेमाल, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिसीजन सुनाती है, ठीक है ना। आज हम पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे जो
पॉलिटिकल फिलोसफर का क्या सोच था, राजनीतिक जो उस टाइम में जो देश आजाद होने से पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, उनकी सोच के बारे में बात करें, उन्होंने क्या सपना देखा, तो उसमें हम, ठीक है ना, सपने में सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके बाद में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी, जिनकी पॉपुलेशन देश में कम है, जैसे जैन धर्म के हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, तो उनके बारे में भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में सोचा हुआ है। जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, पिछड़े वर्ग हैं, उसके बारे में भी सोचा हुआ है। और साथ ही साथ जो आदिवासी या दलित हैं, ठीक है ना, दलित लोग हैं जो हिस्टोरिकली वो बेचारे जो जंगल के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, उनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए काफी सेफगार्ड किए गए हैं। साथ में भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब बहुत सारे राज्यों को मिलाकर भारत बना है, और इस क्षेत्र की भूमि हो, चाहे आकाश हो या फिर समुद्र हो, इसके ऊपर हमारा क्षेत्राधिकार है, इसके ऊपर हमारा देश के नागरिकों का अधिकार है, हमारे देश की सरकार का अधिकार है, तो हम इसकी रक्षा की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो सभ्य राष्ट्रों के हिसाब से जो एक सभ्य राष्ट्र को जिस तरह से बिहेवियर करना चाहिए अपने देश की सुरक्षा के लिए, हम अपने ये आपकी थल की, वायु की, समुद्र की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही विश्व शांति, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात ही करते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है और यहाँ पर एक शांति बनी रहनी चाहिए। ये सारे के सारे एक सपना जो है भारत के बारे में उस टाइम के पॉलिटिकल फिलोसफर ने देखा था। मुझे नहीं लगता कि आप ये डिफिकल्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक काफी डिफिकल्ट है, बुक को आप खोल के देखिए, एनसीईआरटी को, लेकिन अब कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, क्या है। पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर राजनीतिक दर्शन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना, जो देश के अपने जो संविधान सभा ने तैयार किया है। फिर उसके बारे में बात करेंगे, देश ये खाली रिटन लिखित संविधान ही नहीं है, इसके साथ में आपके जो सरकार और देश की जनता के बीच में क्या रिलेशन है वो भी आएगा। फिर राजनीतिक संविधान का दार्शनिक व्यू भी देखने वाले, दार्शनिक पहलू, तो वो जो पॉलिटिकल फिलोसफर है वो क्या सोचते थे कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, संविधान निर्माताओं के विचारों के बारे में बात करेंगे। ये सारे जो हमने संविधान को बनाया इधर, और ये सारे इनके विचारों की बात की है। संविधान निर्माता किस तरह से सोचते थे, हमारा एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, नागरिकता के बारे में भी लिखा गया है, समानता की बात करें, चाहे हमारा देश रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हो या फिर प्रभुत्व संपन्न और इंडिपेंडेंट कंट्री की लोकतांत्रिक प्रोसेस क्या होने वाला है। और हमने न्याय की भी बात की, चाहे वो आपका सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक्स जस्टिस हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस की बात की। और इसी के साथ में हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की, हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो भी स्वतंत्र है। साथ ही हमने बात की स्वतंत्रता की, विचारों की स्वतंत्रता, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आपके पास है, आप संगोष्ठी कर सकते हो, आप गुट बना सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, देश के भी किसी भी हिस्सा में घूम सकते हो। ऐसा सपना देखा था कि सारे अधिकार होने चाहिए सभी। तो ये सब कुछ आप, मुझे लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम और आप मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।